हेलो माय डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था मट्टा के बारे में, ये पूरा हमने। और अब हम जो है आगे और जो है मट्टा को देखते हैं। देखिए, कभी आपने कभी मोटा मिला हो और मट्टा का पौधा देखने को, जो गांव में रहते हैं उनको तो मोटा मिला होगा। ये जो भाग होता है ये नर भाग होता है। नर भाग, इसे हम क्या कहते हैं? टैसल कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो? इसे हम जो है क्या कहते हैं? टैसल कहते हैं। और इसके अलावा जो है ये जो है ना, ये धार्यनुमा संरचना जो रहती है, ये मादा भाग होता है। मादा भाग, जिसे सिल्क कहते हैं। जब आप जो है गन्ना क्या मट्टा, सॉरी मट्टा है ना, तो मट्टा पर जो है ये जो है मट्टा आपने देखा होगा। तो मट्टे पर जो है इस टाइप का जो है ये भाग रहता है, ये तो नर भाग रहता है। और इस प्रकार जो रहता है वो मादा भाग रहता है। ये जो धार्यनुमा संरचना जो दिखाई देती है, इसे सिल्क कहते हैं। सिल्क इसलिए कहा गया है, सिल्क के समान जो है वो धागे रहते हैं। आपने कभी देखे होंगे। चलिए भाई, तो ये आप जो है नोट डाउन कर लो और देख लो एक बार क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। अंतरा कृषि मैं बता चुका हूं। अंतरा कृषि का मतलब क्या है कि आपने जो है फसल की क्या की? बुवाई की। और बुवाई के बाद जो है आप भाई सीधी सी बात है, लास्ट में क्या करोगे? कटाई करोगे। बुवाई आपने कर दी और कटाई आपने कर ली। इसके बीच में मध्य में जो भी क्रियाएं की जाती हैं, मध्य में जो भी क्रिया की जाती हैं, वो सभी की सभी क्या आ जाती हैं? अंतरा कृषि में आ जाती हैं, इंटरक्रॉपिंग में आ जाती हैं, है ना। चलिए फिर देखते हैं। इसके लिए पहली निराई गुड़ाई, देखो निराई गुड़ाई की बात करें भाई, निराई गुड़ाई की जाती है जब बुवाई कर देते हैं। तो मक्का की जब बुवाई कर देते हैं, तो उसके बाद जो है बहुत सारे खरपतवार उड़ आते हैं, क्योंकि जो है मक्का जनरली राजस्थान में जो है खरीफ सीजन में बोया जाता है। खरीफ सीजन में बरसात होती है, तो बरसात होती है तो दूसरे भी बीज, जो खरपतवार के बीज हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं। तो निराई गुड़ाई आप कर दो। पहली निराई गुड़ाई जो है कब की जाती है? बुवाई के 20 से 25 दिन बाद। दूसरी जो की जाती है वो 35 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। याद रखना है भाई, निराई गुड़ाई क्यों करते हैं? ताकि देखो, निराई गुड़ाई के दो प्रॉफिट हैं। एक तो पानी, मतलब जो है पानी का संरक्षण जो है, सॉइल जो है, ताकि क्योंकि जब बरसात होती है तो पोर बन जाते हैं कई बार, या फिर कई बार ऐसे होता है जमाव, पानी का जमाव ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए जो है निराई गुड़ाई करते हैं। एक बैलेंस बना रहे पानी का, वो इसलिए भी निराई गुड़ाई की जाती है। दूसरा, खरपतवारों को हटाने के लिए भी निराई गुड़ाई की जाती है। तो याद रखना है, पहली निराई गुड़ाई जो है बुवाई के 20 से 25 दिन बाद, दूसरी 35 से 45 दिन बाद। खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर आधा किलो एट्राजिन। अब देखो यहां से अगर क्वेश्चन आ गया कि कोई एक खरपतवार नाशी का नाम लिखो, तो एट्राजिन क्या है भाई? एट्राजिन क्या होती है? खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी कोई भी, जैसे देखो, आप क्या है, 5 कवकनाशी, 5 कीटनाशी, 5 खरपतवारनाशी, आप नाम याद रख लो, कोई भी रख लो। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो 100% आप उसमें से कर देना। कोई भी आप 5 रख लो, 5 खरपतवारनाशी के नाम रख लो, जैसे एट्राजिन, एक ये रख लो। और आगे आएंगे जब फसलों में, तब मैं आपको बता दूंगा, तब आप और देख लेना। तो एट्राजिन क्या है? खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर आधा किलोग्राम एट्राजिन सक्रिय तत्व 60 सॉरी 600 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के 48 घंटे के अंदर या अंकुरण से पहले छिड़काव करें। यानी कि एट्राजिन, देखिए जब खरपतवार आप पढ़ोगे, जब अध्याय नंबर आप 4 आपने पढ़ा होगा 12वीं कृषि विज्ञान का, वहां आपने देखा होगा कि खरपतवार नाशी को छिड़कने का भी एक समय होता है। समय क्या क्या होता है? बुवाई से पहले, बुवाई के बाद, अंकुरण से पहले। यानी कि जब आपने बुवाई की है तो बुवाई आपने कर दी, अंकुरण होने में कितना समय लगेगा? 7 दिन का समय लगता है। तो बुवाई के बाद और अंकुरण से पहले, है ना, एक इस टाइम पर आप छिड़क सकते हैं। एक अंकुरण के बाद आप जो है खरपतवारनाशी छिड़क सकते हैं। तो यही कहना चाह रहा है। तो इस एट्राजिन को कब छिड़क रहे हैं हम? 48 घंटे के अंदर, यानी कि अंकुरण से पहले। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एट्राजिन का छिड़काव कब किया जा रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एट्राजिन का छिड़काव कब किया जाता है, तो आप लिख सकते हो बुवाई के बाद
बुवाई के बाद अंकुरण से पूर्व, बुवाई के बाद अंकुरण से पूर्व, ये याद रखें। तो आपको याद रखना है कि एट्राजिंटा जो है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, प्री एमरजेंस, प्री एमरजेंस इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इंग्लिश इसलिए लिख लेना, कई बार जो है ठीक रहती है ना, आपके जेट में काम आएगा ये, और सीयूटी में काम आएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? एट्राजिन कितना ले रहे हैं हम? आधा किलो, आधा केजी, है ना, आधा किलोग्राम। तो आधा केजी जो है हम एट्राजिन ले रहे हैं, जिसको 600 लीटर पानी में घोल दो, और घोलने के बाद अंकुरण से पहले, बुवाई के बाद अंकुरण से पहले आप उस खेत में जिसमें मक्का बोया हुआ है उसमें आप छिड़काव कर दो। क्वेश्चन और एक और आता है कि मक्का में यदि कोई खरपतवार आ गया है तो बताइए मक्का में किस खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं? तो देखो तरीके अलग हैं, आंसर एक है एट्राजिन। क्लियर है यहाँ तक? चलो लिखिए आप इसे। देखो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल एग्री पावर जयपुर कोचिंग को आप सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हैं तो ये जो नंबर लिख रहा है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें 12th एग्री। यदि आप 12वीं क्लास में हैं तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें आपको कंटेंट, क्वेश्चंस, बहुत कुछ आपको मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप संरक्षण देखते हैं। अब पादप संरक्षण में कीट एवं उपचार। अब पादप संरक्षण में क्या है? कीट एवं उपचार देखते हैं। कीट में सबसे पहला है दीमक। अब देखो दीमक नीचे मृदा में रहती है। दीमक की बात करें तो दीमक में बाइटादा जो है, जब आप वो पढ़ोगे एग्री बायोलॉजी, कृषि जीव विज्ञान आप पढ़ोगे तो दीमक के बारे में आप विस्तार से पढ़ोगे कि दीमक एक सामाजिक कीट होता है। दीमक में एक मुख्य रानी होती है जो जो है कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट होती है और अंडे पैदा करती है, एक ही होती है ना। तो दीमक देखो क्या लिख रहा है। दीमक की बात करें तो खड़ी फसल में प्रकोप होने पर सिंचाई जल के साथ क्लोरपाइरिफॉस 20% ईसी 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। अब ये देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है, आपकी परीक्षा में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है कि भी दीमक को कंट्रोल करना है तो आप क्या यूज करोगे? तो क्लोरपाइरिफॉस जो है 20%, है ना, ईसी जो है ये हमें यूज करना है। क्लोरपाइरिफॉस जो है भाई ये क्या है? ये कीटनाशी है। अब आ जाए क्वेश्चन कि भाई कीटनाशी का नाम लिखो, किसी एक कीटनाशी या दो कीटनाशियों का नाम लिखो, तो देखो यहाँ मैंने बता दिया क्लोरपाइरिफॉस है। दीमक जमीन में रहती है तो भाई सिंचाई जल के साथ क्लोरपाइरिफॉस का यूज कर दो तो दीमक मर जाएगी। फिर आ जाइए तना छेदक कीट या प्ररोह मक्खी। तना छेदक कीट या प्ररोह मक्खी यानी कि ऐसा कीट जो तना में छेद कर देता है और कहीं से भी जहां से भी घुसेगा वो नीचे वृद्धि हुई करता हुआ जाता है और तने को खोखला बना देता है ना। और प्ररोह मक्खी भी ऐसे ही करती है काम। तो इन कीटों को यदि आपको नियंत्रण करना है, इन कीटों के नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरॉन, ये देखिए कार्बोफ्यूरॉन ये भी एक कीटनाशी है। दो कीटनाशियों के तो नाम यही याद हो गए आपको, है कि नहीं? यहाँ पर याद हुए कि नहीं? ये भी कार्बोफ्यूरॉन और क्लोरपाइरिफॉस दो कीटनाशी होती है। अब आ जाए क्वेश्चन एग्जाम में कि दो कीटनाशियों के नाम लिखो तो लिख लेना। तो कीटों के नियंत्रण हेतु 30 से 20 केजी या 20 से 30 केजी तथा फॉरेट। अब देखो फॉरेट ये भी एक कीटनाशी है, तीसरा नाम देख लो, है ना। अब तीसरा नाम देख लो ये आ गया। फिर उसके बाद जो है डाईमेथोएट, डाईमेथोएट आ गया। इसका आप अब ये जो मात्रा लिखी है ना, ये क्या है आप खुद बना के लिख देना। किसी दो चार की आप याद रख लो कि जैसे डाईमेथोएट की याद रख ली 30% ईसी 8 लीटर पानी में, कोई भी 8 का आप याद रख लो और पूरी की पूरी 32 फसलों में वही लिख के आ जाना। एक एग्जाम्पल देता हूं, आप तो क्या करो इसका याद रख लो, इसका नियंत्रण आप याद रख लो, और जितनी 32 फसलें और 32 फसल में कोई भी कीट आ जाए आप तो ये इस प्रकार से लिख के आ जाना, 32 की 32 फसल आपकी निपट जाएंगी। मतलब आपको प्रत्येक फसल में याद करने की जरूरत नहीं है,
आप तो 8 याद रख लो कोई भी, जैसे अब इसको याद रख लो, टीटों के नियंत्रण टार्बोफ्यूरॉन, फॉरेट, डाइमेथोएट, इसका ट्यूनोलफॉस, ये सब क्या है, कीटनाशी हैं। इनका आप उपयोग करो और कीटों को नियंत्रण कर सकते हो। क्लियर है मेरे लाडलो? तो इसे जो है, अब देखो आया क्या नहीं आया भाई, मैं देखो इस प्रकार से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में लिख के आ जाएं। एग्जाम में लिखना जरूरी है। एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में आपको कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। ठीक है भाई, कोई भी टीट आ जाए आप ये लिख के आ जाना, तो नंबर 100% मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आप, मैं मक्का पढ़ा रहा हूँ तो आप गन्ने का ही लिख के आओ या किसी और का। बार बार याद मत करो, एक ही फसल में आप याद रख लो और 32 की 32 फसल आपकी फ्री हो जाएंगी। क्लियर है? घोल बनाकर छिड़काव करें, बाकी छिड़काव करना है। क्लियर है? चलो और देख लेते हैं, जैविक नियंत्रण देख लेते हैं। अब किसी का भी जैविक नियंत्रण आ जाए तो कुछ ये आप नोट डाउन कर लो। इसी जैविक नियंत्रण को आप जितनी भी फसल है उन सभी फसलों में लिख के आ जाना, यदि परीक्षा में आ जाए तो। कोई भी एक याद रख लो, क्योंकि लगभग सेम होता है, देखो सेम होता है ना। चलो देख लेते हैं क्या है भाई। 20 लीटर गौमूत्र ले लिया हमने, चलो भाई गौमूत्र ले लिया, ठीक है। 5 kg नीम की पत्ती ले ली, ठीक है भाई, हमने जो है नीम की पत्ती ले ली भाई। ठीक है, और क्या ले लिया, धतूरा की पत्ती ले ली, ठीक है भाई ले ली। तम्बाकू की पत्ती ले ली, वेसरम की पत्ती ले ली, अटौआ आक की पत्ती ले ली। अदरक, यदि अदरक नहीं मिले तो लहसुन ले लिया, है ना। गुड़ ले लिया। ये मात्रा तो भले याद मत रखो, मात्रा तो खुद के हिसाब से लिख देना। 1 kg, 2 kg, 1.5 kg, 500 ग्राम, ऐसे मात्रा आप लिख देना, है ना भाई। हीन है, हीन तो हीन हीन क्या है, बहुत कम मात्रा ही हीन की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है सुगंध पैदा कर देती है। तो यहाँ देखो 25 ग्राम ही लेनी है आपको हीन। ऐसे ही लाल मिर्च, अब लाल मिर्च ऐसा थोड़ी है 2 किलो लाल मिर्च ले लो। लाल मिर्च सब्जी में कितनी डालते हैं उतना ही इसमें डाल दो आप, 150 ग्राम डालकर 3 दिनों के लिए छाया में रख दें। मतलब ये गौमूत्र ले लिया, नीम की पत्ती ले ली, धतूरा ले लिया, बेशरम की पत्ती ले ली, अकौआ की पत्ती ले ली, तम्बाकू की पत्ती ले ली, अदरक ले ली, अदरक नहीं मिले तो लहसुन ले लिया, गुड़ ले लिया, हींग ले ली। इनकी मात्रा जो लिखी रही है इस मात्रा को तो आप लिख देना भाई। किसी में 250 ग्राम, किसी में 200 ग्राम, किसी में 1 किलो, ऐसे आप लिख देना। जहां पर पत्ती लिखा है उसमें ज्यादा मात्रा लिख देना। अब गौमूत्र सबसे ज्यादा लिखना, क्योंकि हम सब क्या है गौमूत्र में ही मिला रहे हैं। तो गौमूत्र कितना, 20 लीटर, सबसे ज्यादा गौमूत्र लिख देना। फिर उससे कम पत्ती, पत्ती केजी में आप लिखो तो 2, 3, 4, 5 kg पत्ती लिख देना। बाकी थी लहसुन, गुड़ और ये कम कम क्वांटिटी में आप इसकी लिख देना। और लिख देना भैया छाया में 3 दिनों के लिए रख दिया जाता है पूरा। अब रख दिया आपने, तो इस घोल, ये जो घोल बना है, घोल 2.5 गुनी मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, है ना। अब ऐसे ही आपको घोल बनाने हैं और प्रति हेक्टेयर जो है 2.5 गुनी मात्रा आपको उपयोग करनी है। 2 बार में 7 से 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। प्रति 15 लीटर पानी में 3 लीटर घोल मिलाया जाता है। छिड़काव पूरी तरह तर करके करें। यानी कि जो 15 लीटर पानी होता है, पहले आपने जो घोल बनाया है उस 15 लीटर पानी में 3 लीटर घोल आपको मिलाना है। मतलब सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आप क्या बना लो, घोल बना लो। किसका, ये जैविक घोल बना लो। आपने क्या बना लिया, जैविक घोल। पहला काम ये है। फिर आप इस जैविक घोल में अब आप पानी ले लो। पानी, पानी कितना ले रहे हैं, लगभग 15 लीटर। 15 लीटर यदि आप पानी ले रहे हैं, इस 15 लीटर पानी में क्या मिला दो, कितने लीटर, 3 लीटर घोल मिला दो। 3 लीटर क्या मिला दिया, घोल। 15 लीटर पानी लिया, 3 लीटर घोल मिला दिया। अगर आपने 30 लीटर पानी लिया तो 6 लीटर घोल मिला दिया। और फिर इसका अच्छे से छिड़काव कर दो। तो जैविक नियंत्रण हो जाएगा किसका, कीटों का। इससे क्या हो रहा है, जो कीट हैं उनका जैविक नियंत्रण हो जाएगा। अब इसमें कोई रसायन तो होते नहीं है, तो ये हानिकारक भी नहीं है, बढ़िया है, खेती के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये आप लिखो। चलो भाई, क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए रोग उपचार क्या है, तुलासिता रोग।
तुलासिता रोग है। फिर देखो पत्ती धब्बा या झुलसा रोग है। फिर उसके बाद तना सड़न रोग है। अब इन रोगों का नियंत्रण करना है। अब आपके लिखने को आ जाए मट का उपचार, तो आप क्या करो, आप इन रोगों के नाम याद रख लो, तुलासिता, पत्ती धब्बा और तना सड़न। उपचार तो लगभग सेम सा ही है, देख लेते हैं क्या है। तुलासिता रोग, पत्तियों पर पीली धारियां पड़ जाती हैं। तुलासिता रोग में क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं, जो मट्टा की पत्तियां होती हैं वो टेल्सी हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। रोकथाम के लिए जिंक कार्बोनेट, क्या है, रोकथाम के लिए जिंक कार्बोनेट या जीरम, जीरम 80%, 2 kg बुवाई से पूर्व बीज को रिडामिल एमजेड, रिडामिल एमजेड ये भी एक कवकनाशी है, 4 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे तुलासिता रोग हो गया, आपको पता चल गया कि आपका खेत में जिसमें आपने मक्का लगाया है उसमें तुलासिता रोग हो गया है। अब उसकी पहचान कैसे करोगे, आपने देखा कि पत्तियों पर पीली धारियां, जो मक्का की जो पत्तियां होती हैं उस पर क्या पड़ गई, पीली धारियां पड़ गई। अब आप क्या करोगे, अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप एक काम करो, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट या जीरम, या जीरम, इसका आप क्या करो, छिड़काव कर दो, घोल बनाओ और छिड़काव कर दो, है ना। इससे आप नियंत्रण कर सकते हो। या फिर आप बीज उपचार कर दो, बीज उपचार पहले ही कर दो, है ना। पहले क्या, रिडोमिल, रिडामिल, रिडामिल एमजेड, और इससे आप क्या कर दो, बीज उपचारित कर दो। या फिर एक और काम कर सकते हो, आप इन तीनों से बीज उपचारित करके ही बो ना। भाई जो आपने बीज लिया है, आपने मक्का का जो बीज लिया इसका उपचार कर लो। अब उपचार किस किस से करोगे, जिंक कार्बोनेट से, जीरम से या रिडोमिल से, इसमें से किसी भी एक कवकनाशी से आप उपचार कर लो। यदि आपने उपचार कर लिया फिर उस बीज को बो दिया तो तुलासिता रोग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बस ये कहना चाह रहा है। अब पत्ती धब्बा में आ जाइए। पत्तियों पर बड़े या अंडाकार भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा भाई पत्ती धब्बा रोग हो गया है, तो पत्तियों पर बड़े अंडाकार भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। अब इसका उपचार करना है तो वही देखो, जिनेब है, जिंक मैग्नीज कार्बोनेट है, जिरम है, इसका आप छिड़काव कर दो। सेम है, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम। वही कवकनाशी का आप इसमें कह दो कि भैया पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग वह रोग होता है जिसमें पत्तियों पर धब्बे आ जाते हैं, और इसमें आप जब पत्ती ये रोग हो जाए तब हमें जीरम है, जिनेब है और जिंक मैग्नीज कार्बोनेट है, इसका आपको छिड़काव करना है और ये उपचार हो जाएगा। सिंपल, अपनी भाषा में लिखो। जरूरी नहीं ये जो लिखा हुआ है इसी भाषा में लिखो, आप अपनी भाषा में लिखो, लेकिन कुछ तो आपको लिखना होगा। तना सड़न को आ जाओ। रोग के लक्षण दिखाई देते ही 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, यानी कि जो तना सड़न रोग है ये किससे होता है, जीवाणु से होता है, जीवाणु जनित रोग है। और मैंने बताया हुआ है कि अगर पूरी की पूरी कृषि विज्ञान में यदि कोई रोग जीवाणु जनित है, जीवाणु के द्वारा यदि कोई रोग हो रहा है उसका आपको नियंत्रण करना है, तो 100% आप मान लीजिए कि आपको एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का उपयोग करना है। इसका उपयोग करना है, एंटीबायोटिक का उपयोग करना है। एंटीबायोटिक क्या, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, एग्रोमाइसिन है, ये भी क्या है, एंटीबायोटिक है। अच्छा ये एंटीबायोटिक नहीं है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये एक रसायन है, ये रसायन है, ये एंटीबायोटिक नहीं है। इकलौता, इकलौता मात्र एक रसायन जो जीवाणु जनित बीमारी में उपयोग होता है वो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इसके अलावा कोई भी नहीं होता। अगर कोई भी रोग जो जीवाणु के द्वारा जनित है तो 100% ये मान लेना उसके नियंत्रण में आपको एंटीबायोटिक का उपयोग करना है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और एड्रोमाइसिन। इसके अलावा कोई भी रसायन का अगर आप उपयोग कर रहे हो तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मात्र एक इकलौता रसायन है जिसका उपयोग जीवाणु जनित रोगों के उपचार में किया जाता है।
यानी कि ऐसा रोग जो जीवाणु के द्वारा हो रहा है, कॉपर और जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे अगर आपको एग्जाम में, परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कर लोगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वही करो। चलो भाई, ये हो गया। चलो लिखो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। अब क्या है, जो मक्का है, मक्का की फसल अवधि पूर्ण होने के पश्चात चारे वाली फसल बोने के 60 से 65 दिन बाद, है ना। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, मक्का की कटाई करनी है। तो मक्का की कटाई में यदि आपने मक्का इसलिए बोया है कि चारा लेना है, मक्का से हमें क्या लेना है, मक्का को इसलिए बोया है कि हमें चारा लेना है। चारा लेने के लिए बीज दर क्या बताई थी, 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर। और यदि आप चारा लेना चाह रहे हो मक्का से, इसलिए आपने मक्का की बुवाई की है, तो मक्का को आप बुवाई के 60 से 65 दिन बाद, 60 से 65 दिन बाद आप क्या करो, कटाई करना प्रारंभ कर दो। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। यदि आपने मक्का को किस लिए बोया है, आपने मक्का को चारा, भैंसों को, पशुओं को चारा खिलाने के लिए मक्का को बोया है, तो बुवाई के 60 से 65 दिन बाद आप क्या करो, मक्का की कटाई प्रारंभ कर दो। पहली बात तो ये हो गई कटाई की, ठीक है। यदि आपने दाने वाली देसी किस्म ली है, आप चाहते हो कि आपने कौन सी किस्में बोई हैं, कि दाने वाली देसी किस्में यदि आपने बोई हैं, तो 75 से 85 दिन बाद आप क्या करो, कटाई कर दो। यदि आपने संकर एवं संकुल किस्में बोई हैं, आपने संकर और संकुल किस्मों को बोया है, तब आप उनकी कटाई बुवाई के 90 से 115 दिन बाद आप कर दो। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि चारे की फसल की कटाई कब की जाती है, 60 से 65 दिन बाद बुवाई के। यदि आप दाने वाली देसी किस्म ले रहे हो तो अब कटाई कब, कितने दिन बाद करोगे, 75 से 85 दिन बाद कटाई प्रारंभ कर दो। यदि आपने संकर या संकुल किस्में ली हैं तो कटाई 90 से 115 दिन बाद कर दो। समझ रहे हो, ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। दाने में 25% की नमी होने पर कटाई करनी चाहिए। एक और बात, या दिन के आधार पर, यहां पर हमने क्या बात की, दिन के आधार पर, कि यार जब आपने बुवाई की तो इतने दिन बाद आप कटाई कर दो। एक और बात है जिस पर आप कटाई कर सकते हो, कि दाने में 25% नमी, यानी कि नमी का मतलब है पानी की मात्रा। जो मक्का की फसल है, आपको पता चला यार मक्का लगभग बहुत दिन, लगभग आपने कोई संकर किस्म बोई और आपने देखा कि मक्का लगभग 90 से 115 दिन के बीच में आ चुका है, मक्का की बुवाई को 90 दिन हो चुके हैं, तो आप क्या करोगे, एक मक्का का दाना लोगे, उस दाने में आप नमी की मात्रा ज्ञात करोगे, जो लैब में ज्ञात की जाती है। नमी की मात्रा आपने ज्ञात की, तो नमी देखा आपने, उसमें पानी की मात्रा देखी 25%। यदि आपने 25% उसमें पानी की मात्रा देखी, तो आप 100% आप क्या करो, उस मक्का की कटाई कर लो। क्लियर है? देखो मैं समझा क्यों रहा हूं, इतना ब्रॉड में क्यों समझा रहा हूं, आपके दिमाग में चीजों को मैं बैठा सकूं। क्योंकि आप छोटे छोटे से बच्चे हो, 12वीं क्लास के बच्चे हो, आपको समझाना थोड़ा सा प्यार से समझाना पड़ता है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो 100% आप कॉपी भर के आओगे, और 90 में से 100 में से 90 नंबर लेके आओगे। अब आ जाइए, भुट्टों से दाना निकालने के लिए। अब देखो हम मक्का में क्या प्राप्त करते हैं, मक्का में याद करो भुट्टे ही आते हैं। भाई मक्का में दाना तो निकलता नहीं है, वो भुट्टे जो रहते हैं उनको तोड़ लिया जाता है मक्का में। बोले गुरुजी ये भुट्टे क्या होते हैं, कभी खाए नहीं क्या, मक्का खाया नहीं क्या, है ना। गरम करके रोडों पे मिलते रहते हैं, बरसात में तो खूब मिलते हैं।
भुट्टे भैया, गर्म भुट्टे और बढ़िया आराम से चिल होके खाते हैं ना। भुट्टों से फिर दाने निकालने के लिए सेलर का उपयोग किया जाता है, ये भी याद रखना है। सेलर क्या करता है, सेलर जो भुट्टे होते हैं उसमें से दाने को निकालता है, अथवा साधारण थ्रेसर में सुखाकर मट्टा की थ्रेसिंग की जाती है, मड़ाई की जाती है। या फिर जो थ्रेसर होती है उसमें मट्टा के जितने भी भुट्टे हैं उनको दे दो, अंदर डाल दो, और वो अपने आप जो है उसकी थ्रेसिंग कर देंगे, दाना एक तरफ और भूसा एक तरफ। इसमें भुट्टे से छिलका निकालने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे ही सूखे भुट्टों को थ्रेसिन में डालकर मढ़ाई की जा सकती है, इससे दाने का कटाव नहीं होता। मतलब जो मशीन है, जो थ्रेसिन है, उसमें सबसे पहले तो भुट्टा आपने तोड़ लिया, भुट्टे आपने तोड़ लिए, फिर आपने उनको भुट्टों को बढ़िया तरह से सुखा लिया। सुखाने के बाद उन भुट्टों को मशीन, जो मशीन जिसे हमने क्या कहा है, थ्रेसर कहा है, उन सूखे हुए जो भुट्टे हैं उनको मशीन में आप डालोगे, तो डालने के बाद जो दाना है वो एक तरफ निकल जाएगा मशीन से छन के, और जो भूसा है, जो भुट्टा का भूसा है, वो दूसरी तरफ निकल जाएगा। तो यही होती है, इससे दाना भी नहीं कटता है, तो ये थ्रेसिन हम कर लेते हैं। क्लियर है। या हम भुट्टे से दाना निकालने की मशीन होती है सेलर, उस मशीन का उपयोग कर लेते हैं, वो मशीन ऐसे चल, उसमें से दाना निकल जाता है भुट्टे में से। तो ये क्या होती है, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत प्यार से समझा रहा हूं। उपज, अब उपज ये लास्ट है, देखो। उन्नत विधियों से खेती करने पर संकर किस्मों से 40 से 45 कुंटल, संकुल किस्मों से 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज, दाने की उपज प्राप्त होती है। यदि संकर किस्म की बात करें तो संकर किस्मों से तो भाई ज़्यादा ही होती है, हाइब्रिड किस्मों से ज़्यादा उत्पादन होता है, 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। संकुल किस्मों से 30 से 40 कुंटल, ये याद रखना है आपको। और लगभग 30 से 40 कुंटल सूखा चारा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। तो अगर आपको लिखने को आ जाए कि मक्का की उपज लिखो, तो वहां लिख देना भैया, संकर किस्म यदि आपने बोई है तो उससे 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर आ जाएगा। संकुल किस्मों से जो है 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर आ जाएगा। और यदि सूखे चारे की बात करें, जो चारा है वो 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है। वैसे भी मक्के की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक यदि उत्पादन मिलता है तो वो मक्के में ही मिलता है, ये भी याद रखना। ये एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आया हुआ है कि जितनी भी धान्य हो, दलहनी हो, कोई भी फसल हो, सभी में यदि हम बात करें तो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है सबसे ज्यादा यदि आकलन किया गया तो मक्के में किया गया है। क्लियर है। तो ये मक्का कंप्लीट है। अब क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा जो है 12वीं क्लास का जो कोर्स है, ऑनलाइन जो कोर्स है, एग्री पावर जयपुर कोचिंग पर उपलब्ध है, वहां से आप कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।